हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सार्वजनिक उद्यम विभाग, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ईयरबुक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पीटी में अपनी पूछता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के कौन कौन से वर्क यहाँ पर हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछी जाएगी, वर्क आपसे पूछे जाएंगे और यही होती है ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, कैसे चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है री एलोकेट, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए हिंदी भाषा में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इसको यहाँ पर री एलोकेट कर दिया है टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हुआ क्या है कि जब इसको बनाया गया था तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही बनाया गया था। उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर यहाँ पर इसको डाल दिया गया। अब उसको दोबारा से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर री एलोकेट किया गया है। तो जब दोबारा से किया गया है इसीलिए इसको लिखा गया है री एलोकेटेड। ओके, तो अब आपको ये समझना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर अभी तक 5 डिपार्टमेंट यहाँ पर आते थे। अब ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर पहुँच गया है। तो टोटल 6 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर हो चुके हैं। तो अब आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस से हट चुका है। अब वो अगर आप देखिए ये नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट यहाँ से हट चुका है तो इसके नाम में से हमें पब्लिक एंटरप्राइजेस हटाना पड़ेगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस नाम हटाते ही यहाँ पर आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस नाम है वो चेंज हो जाएगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ओनली। तो अब इस मिनिस्ट्री को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ही कहा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। आप देखिए कि ये सब शुरू होता है, एस्टीमेट कमेटी बनी थी थर्ड लोकसभा की 1962 से 67 के बीच में। और अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर बताया था कि हमें ज़रूरत है एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट की। सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट की ज़रूरत है जिसको यहाँ पर एज अ डिपार्टमेंट यूज़ किया गया, विच कुड ऑल्सो मेक कंटिन्यूस अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो याद रखना जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं CPCB, ठीक है, CPSE, ओके, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो यहाँ पर होते हैं उनको यहाँ पर आपका मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की ज़रूरत है जो उनकी परफॉर्मेंस को देख सके। ओके, उसके लिए ये सुझाव दिए थे एस्टीमेट कमेटी ने। ओके, उसके बाद आप देखें हमने यहाँ पर बना दिया ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एस्टीमेटेड कमेटी ऑफ द थर्ड लोकसभा। और राइट 1965 के अंदर हमने ये चीज़ें बना दी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डोंट इग्नोर दिस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने इसको बनाया था। 1985 के अंदर हमने आप देखें तो जो आपका ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसको पार्ट बना दिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हमने इसको 1985 के अंदर डाल दिया। 1990 की बात करें, 1990 में जो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यहाँ पर बनाया गया था उसको एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट यहाँ पर बना दिया गया जिसका नाम दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से हमारी इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री चलती है। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आप देखें कि इसका काम क्या है। ये एक नोडल डिपार्टमेंट है। इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, लगभग 300 से ज़्यादा सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज इस समय आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी, उन सभी के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। उनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ये यही डिपार्टमेंट आपका बनाएगा। ओके, तो फॉर्मुलेट पॉलिसी पर्टेनिंग टू द CPSEs। CPSEs आर दोज कंपनीज इन विच द डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो 51% या उससे ज़्यादा होती है। ओके, तो 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की होगी तो उनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ओके, काम देखिए, पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करना किसके लिए, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए। याद रखना इस चीज़ को, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाए, उनकी ऑटोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं, फाइनेंशियल डेलीगेशन, कितना पैसा कितना फंड कहाँ पर जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट तक, CPSEs का पर्सनल मैनेजमेंट तक कंट्रोल किया जाता है बाय दिस नोडल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, तो इतना आपको यहाँ से समझना है। इट फर्दर मोर कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी जो यूनिट्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का, मेंटेन करने का और पर्टिकुलर तौर पर सर्वे करने का काम भी इसका ही है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही ये काम है। ओके, तो आपसे 3-4 स्टेटमेंट देगा और आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। वो ये देख सकते हो इतनी सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज यहाँ पर 348 मिल जाएंगी, जिसमें से 10 महारत्न हैं, 14 नवरत्न हैं, 74 मिनी रत्न। ये क्या होती हैं ये डिस्कस करने का ये सही समय नहीं है। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इतनी समय की यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेज यहाँ पर इंडिया के अंदर हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इस समय अगर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो अब ये छठा डिपार्टमेंट बन गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ओके और इसके बाद आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं। पहला इकोनॉमिक अफेयर्स तो था ही, रेवेन्यू भी था, एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, और इसके बाद छठा डिपार्टमेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके तो द शिफ्ट ऑफ DP, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों हमने इधर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब हेल्प मिलेगी इन द एफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना असेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। उन तीनों चीज़ों को मापने में फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब यहाँ पर मदद मिलेगी। बात समझ में आई। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर इस काम को किया है, तो आपको इतना याद रखना है। मेजर फंक्शन मैंने आपको बताए कि अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उनको किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, उनसे रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं, तो वो सब यहाँ पर यही सुनता है। रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और द क्लोजर ऑफ PSE, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, फंक्शन अच्छा नहीं कर रही है तो उसको बंद करना है, तो वो काम ये देखेगी। उसको रीस्ट्रक्चर करना है, मतलब लोन वोन वगैरह दे करके, टेन्योर इधर उधर करके उसको रिवाइव करना है, तो काम ये करेगी आपका। एडवाइस देनी है तो ये करेगी। काउंसलिंग है, ट्रेनिंग है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यही करती है अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ओके तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैटेगराइजेशन ऑफ CPSEs का कैटेगराइजेशन कर दिया अंडर द रत्न स्टेटस, जो कि मैंने आपको बताया महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में ये आपका वर्क करती है। इस समय आप देखिए 10 महारत्न, 14 नवरत्न एंड 74 मिनी रत्न कंपनी है, उसके अलावा और भी हैं, टोटल मिलाकर के आपकी 348 यहाँ पर हो जाती हैं। तो आपसे PT में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एट प्रेजेंट 300 प्लस रत्ना कंपनी या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज प्रेजेंट इन इंडिया। ओके तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं। ये क्या होती है महारत्न नवरत्न, आप स्लाइड को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी तो ये चीज़ें वैसे आपको पता होनी चाहिए थी, यहाँ से पढ़ने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। ओके ये सब क्या है आप इसको एक बार देख सकते हो। ओके तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।